क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 10th है ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों को यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी उसके तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहले प्रश्न से सबसे पहले यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखा है जो कि प्रश्न नंबर 1 है। सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है। दोस्तों यहाँ से आपको कैपिटल जी का मान पूछ रहा है जिसको हम सार्वत्रिक नियतांक के नाम से जानते हैं और इसका मान कितना होता है इसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे सार्वत्रिक नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान में रखेंगे आपका जो यूनिट है यूनिट को भूलेंगे नहीं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2 है। पृथ्वी की सतह पर कैपिटल जी का मान 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। चंद्रमा की सतह पर जी का यानी कैपिटल जी जो कि सार्वत्रिक नियतांक होता है उसका मान क्या होगा। तो उत्तर में लिखेंगे चंद्रमा की सतह पर कैपिटल जी का मान दोस्तों ध्यान में रखेंगे 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। यानी कि यहाँ पे जो सार्वत्रिक नियतांक होता है सभी जगह सेम रहता है, कहीं पे चेंज नहीं होता। अगर पृथ्वी पर 6.67 इंटू 10⁻11 है तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पर भी 6.67 इंटू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। प्रश्न नंबर 3 है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूटन में पूछ रखा है। कोई अगर 1 किलोग्राम वस्तु है उसका 1 किलोग्राम वस्तु है उसका आपका द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है तो उसका भार कितना होगा। भार हमारा किस में होता है दोस्तों, तो W = हमारा होता है m इंटू जी। ये फार्मूला होता है W = जो हमारा भार होता है वेट = मास इंटू जी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब हमें मास दे रखा है 1 किलोग्राम का और हमारा जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब जी का मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और हमारा इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ गया 9.8 न्यूटन आ गया। न्यूटन को मीटर प्रति सेकंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा वेट जो होगा 9.8 न्यूटन होगा। प्रश्न नंबर 4 है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका भार कितना होगा यदि इसे पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए। कोई वस्तु है, मान लीजिए वो हमारा क्या है दोस्तों, वो पृथ्वी की जो सतह है सतह पे उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम दिखाता है। उसको हम क्या करते हैं पृथ्वी की जो केंद्र होता है वहाँ पे ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान उसका कितना होगा। तो उत्तर में लिखेंगे 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीकरण जी का मान होता है कैपिटल स्मॉल जी का मान होता है वो 0 होता है। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 किलोग्राम है तो इसका भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना हो जाएगा। भार का फार्मूला आपको पता है, भार = क्या होता है W = m इंटू जी होता है। m 10 किलोग्राम दे रखा था, जी हमारा पृथ्वी के केंद्र में 0 हो जाता है तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी भार नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 है। समुद्र में ज्वारभाटा बनने के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार तथा नाम बताइए। तो दोस्तों अगर समुद्र में कोई ज्वारभाटा बनता है तो किस बल की वजह से ऐसा होता है उस बल का नाम लिखना है। उत्तर में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। सबसे पहले देखेंगे ये गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन किसके मध्य होना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किसके मध्य होता है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तब यहाँ पे समुद्र के अंदर ज्वारभाटा आता है। किसकी वजह से होता है, अब ध्यान में देखेंगे सूर्य और चंद्रमा, ऐसा नहीं कि सूर्य या पृथ्वी या चंद्रमा या पृथ्वी की वजह से, ये नहीं होगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो यहाँ पे जो समुद्र में ज्वार आता है उसके बाद भाटा आता है। इस प्रकार से ज्वार भाटा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्रश्न नंबर 6 है। कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो आपको पहले प्रश्न में देख लिया। कैपिटल जी का मान 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है।
प्रश्न नंबर 7 है, उस बल का नाम बताइए जो मुक्त पतन में वस्तु को त्वरित करता है। उत्तर में कहेंगे पृथ्वी का गुरुत्व बल। जो हमारा गुरुत्व है, कोई मुक्त अवस्था में वस्तु पर अगर कोई मुक्त अवस्था में कोई वस्तु है उसको त्वरित करने का कार्य कौन करता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय जो गुरुत्व बल होता है वो होता है। प्रश्न नंबर 8 है, मुक्त पतन का त्वरण क्या होता है? उत्तर में क्या है? मुक्त पतन का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी के अन्य स्थलों की तुलना में पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? दोस्तों अगर पूछ रहा है कि पृथ्वी के जो अन्य जगह वस्तु पे कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान पृथ्वी के अन्य स्थलों की तुलना में पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान की बात करता है तो उत्तर में कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान चाहे जहाँ ले जाइए, ठीक है, वो हमेशा कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। चाहे पृथ्वी पे ले जाइए, चाहे सूर्य पे ले जाइए, चाहे चंद्रमा पे ले जाइए, चाहे पृथ्वी के केंद्र में लेके जाइए, आपको द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होगा। 10 किलोग्राम का भार वो द्रव्यमान का है तो 10 किलो का ही रहेगा। सिर्फ हमारा क्या चेंज होता है? भार चेंज होता है, वेट उसका भार चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे जी का मान चेंज होता रहता है। जहाँ पे जी का मान चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपका, क्योंकि आपको पता है W होता है M/G होता है, तो अगर जी का मान चेंज हुआ तो हमारा द्रव्यमान में भार में अंतर होगा, लेकिन द्रव्यमान हमारा हर जगह सेम रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थित रहता है, इसमें ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, M1 M2 द्रव्यमान अगर r दूरी पर हो तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा? अगर मान लीजिए दो पिंड हैं जिसपे इसका द्रव्यमान दे रखा है M1 और M2 और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, ये हमारा पिंड है M1 और इसके बीच M2, इनके बीच की दूरी r है, तो इस पर कितना बल लगेगा? इनके बीच में कितना बीच के बल में कितना बल, इनके दोनों के बीच में कितना बल कार्य करेगा, इसके बारे में कौन से फार्मूला अप्लाई होता है? तो F यानी बल बराबर क्या होता है? कैपिटल G M1 M2 अपान r का स्क्वायर, जो हमारा रेडियस होता है, बीच में दूरी होती है, दूरी का स्क्वायर होता है। कह सकते हैं F G M1 M2 अपान r स्क्वायर। प्रश्न नंबर 11 है, क्या स्थिरांक g का मान प्रत्येक स्थान के लिए समान रहता है? हाँ, यह एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसलिए कैपिटल जी का मान प्रत्येक स्थान के लिए एक समान रहता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक माना गया है कि हर जगह, सार्वत्रिक का मतलब कि हर जगह है, इसका जो स्थिरांक रहता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड प्रति किलोग्राम, ये हर जगह आपका समान ही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 है, कैपिटल जी को एसआई मात्रक लिखिए। कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। आपने देखा न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका भार कितना होगा यदि इसे पृथ्वी के केंद्र पर लाया जाए? ये प्रश्न आपने पहले भी कर लिया था, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि इसको शून्य होगा और आपने जाना किस प्रकार से किया था, और क्योंकि यहाँ पे जी का मान शून्य हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र में, इसलिए भी उसका भार भी शून्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है? तो स्मॉल जी इक्वल टू दोस्तों क्या होता है? स्मॉल जी आपका कैपिटल M इंटू कैपिटल जी इंटू कैपिटल M अपान R स्क्वायर होता है। क्या होता है? कैपिटल जी इक्वल टू, ये हमारा दोनों में संबंध होता है, ये फार्मूला याद कर लीजिए। कैपिटल स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी M अपान R स्क्वायर। प्रश्न नंबर 15 है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान क्या होगा और क्यों? किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 50 किलोग्राम दे रखा है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान पूछ रखा है कितना होगा और क्यों होगा? तो दोस्तों अगर द्रव्यमान की बात करता है तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द्रव्यमान की बात करता है तो आपको पता है द्रव्यमान किसी भी स्थान पे परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान 50 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान का मान अचर रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। प्रश्न नंबर 16 है, दाब की परिभाषा लिखिए। उत्तर में लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब जो होता है F अपान A, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। एकांक क्षेत्रफल है, इस पर कोई बल कार्य कर रहा है, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब को कहलाता है, लगने वाला जो बल होता है उसको क्या कहते हैं? प्रणोद यानी बल होता है, उस बल को हम क्या कहेंगे? हमारा दाब कहलाएगा। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? F अपान A, हमारा एरिया है, एकांक क्षेत्रफल है, और हमारा दाब है कितना लग रहा है, ये हमें फार्मूला हो जाता है तीनों के संबंध में, P इक्वल टू F अपान A।
प्रश्न नंबर 17 है, किसी द्रव में डुबोने पर कोई वस्तु हल्की क्यों प्रतीत होती है? उत्तर में लिखेंगे द्रव द्वारा वस्तु पर लगाए गए उत्प्लवन बल के कारण। मान लीजिए कोई वस्तु हम पानी में डुबो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बर्तन ले लिया, इस बर्तन में हमने किसी पानी भर दिया, अब इस पानी के अंदर हमने कोई वस्तु को डुबोया, मान लीजिए आपने कोई ले लिया, कोई टुकड़ा लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, उसको डुबोने की कोशिश किया, तो अब डुबो रहे तो हमको हल्की महसूस हो रही है, या पानी के अंदर उसको पकड़े तो आपको हल्की महसूस हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर में लिखेंगे द्रव द्वारा वस्तु पर लगाए गए उत्प्लवन बल के कारण, क्योंकि जो द्रव होता है वो भी कहीं ना कहीं अपना बल लगाता है, इस बल को हम कहते हैं उत्प्लवन बल कहते हैं। इसके कारण हमें क्या होती है? वस्तु हल्की प्रतीत होती है। प्रश्न नंबर 18 है, किसी पदार्थ का घनत्व 825 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है, बताइए या पृथ्वी में डूबेगा या बताइए या पानी में डूबेगा या तैरेगा। पानी का घनत्व दे रखा है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उत्तर में लिखेंगे पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, अतः पदार्थ पानी में तैरेगा। अब ध्यान में रखेंगे जिसका घनत्व अधिक रहता है, मान लीजिए पानी है, पानी में कोई वस्तु ली है, ठीक है, उस वस्तु को आपने मान लीजिए कोई कील लिया और पानी में डाल दिया। अब कील का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक है, तो क्या करेगा? उसको डुबा ले जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु ले लिए, अब पानी का घनत्व आपको सबको पता होता है 1000, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, ये आपका 1000 पानी का। अब इससे कम वाली घनत्व कोई वस्तु ले लीजिए, मान लीजिए लकड़ी ले लिया आपने, उसका घनत्व कम है लकड़ी का पानी से, तो क्या होगी? जो लकड़ी होगी वो तैरेगी, उसमें डूबेगी नहीं, क्योंकि ये 825 ग्राम का है ये घनत्व किसी कोई पदार्थ का, और ये क्या है 1000 किलोग्राम का। अब जाहिर सी बात जो ज़्यादा रहेगा वो अगले वाले को प्रेशर देगा, दबा के उसको डूबने नहीं देगा। मान लीजिए तेल है, कोई चीज़ हो सकता है जिसका इतना घनत्व हो सकता है, ये ध्यान में रखेंगे, जिसका घनत्व अधिक रहता है वही डूबेगा, अगर कम रहेगा पानी से, अगर पानी से अगर ये ज़्यादा होता है तो डूब जाता है, अगर पानी से कम है तो नहीं डूब रहा है। उत्तर में यही आपका दे रखा है, पानी का घनत्व जो है वो कम है, अर्थात जो पदार्थ होगा पानी में तैरता रहेगा। एक वस्तु को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उसका भार कम होगा अथवा अधिक। कोई वस्तु ले जाइए, आपको पहाड़ पे ले जाना है, ठीक है, पहाड़ पे लेके जाकर चेक करना है वो वस्तु का जो पहाड़ की चोटी पे लेके चले जाइए, उसको वहाँ पे चेक करना है उसका जो भार होगा वो कम होगा या अधिक। यहाँ भार की बात की गई, द्रव्यमान की बात नहीं, यहाँ भार आपका चेंज होगा। भार का फार्मूला क्या होता है? m/g होता है, ठीक है। अब हमें पता होगा उसका भार कम होगा, क्योंकि जी का मान ऊंचाई पर में जाने पर क्या होता है? कम होता जाता है। तो जी का मान जब ऊंचाई पे जाते हैं तो जी का मान कम होता है, या हम पृथ्वी के केंद्र पर जाते हैं तब भी जी का मान कम होता है। तो जी का मान अगर कम होगा तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे कहीं ना कहीं कमी आएगी, इसलिए भार जो हमारा पृथ्वी पर होगा वो अधिक होगा, और ऊंचाई पे जाकर के उसका भार जो होगा कम हमको प्रतीत होगा। प्रश्न नंबर 20 है, किसी वस्तु के द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान की परिभाषा लिखनी है। इसमें लिखेंगे किसी वस्तु में निहित द्रव्यमान का परिमाण उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु में निहित जो द्रव्यमान का परिमाण होता है दोस्तों, उसका द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। प्रश्न नंबर 21 है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम की बात करते हैं, भार की बात करते हैं, वो कितनी न्यूटन के बराबर होता है? तो आपको पता है वो हमारा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम दो पत्थर कुतुब मीनार की चोटी के साथ गिराए गए, कौन सा पत्थर पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगा? उत्तर में लिखेंगे दोनों पत्थर एक साथ पहुंचेंगे। ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो दोनों पत्थर होंगे एक समान पृथ्वी पर साथ में पहुंचते हैं। यहाँ पे हमारा भार से नहीं मतलब रहता है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये दोनों चीज़ें होगी, चाहे हल्की वाली हो चाहे भारी वाला हो, दोनों एक साथ पहुँचेंगी। बशर्ते आपको ध्यान रखना है वहाँ पे जो एयर होता है, जो आपकी हवा होती है, उसको नगण्य रखना है। एयर का उसमें कोई दबाव नहीं रहना चाहिए। अगर एयर का दबाव रहेगा तो जो कम किलोग्राम का रहेगा वो थोड़ा सा रुक करके पहुँचेगा। अगर एयर को आप हवा को नियम ख़त्म कर देंगे, नगण्य कर देंगे, तो दोनों वस्तु आपकी समान अवस्था में पहुँचती है। प्रश्न नंबर 23 है, भार ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की तुला का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हम भार ज्ञात करने के लिए किस प्रकार का तुला का उपयोग करते हैं? कमानीदार तुला का उपयोग करते हैं। जैसे आपने सिलेंडर को देखा है कभी भी, उसमें एक नीचे हुक बना रहता है इस प्रकार से, और यहाँ पे कुछ पाठ्यांक रहते हैं, उसको टांग देते हैं, और जब सिलेंडर वाला है इसमें सिलेंडर को फंसा देते हैं। ये हमारा कमानीदार तुला होता है, इससे हम भार को माप लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 ग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान हमेशा हमारा दोस्तों कभी भी नहीं चेंज होता है। द्रव्यमान की अगर बात आ जाता है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, अगर द्रव्यमान की बात करता है तो द्रव्यमान कहीं नहीं चेंज होता है। तो चाहे पृथ्वी पर लेके जाइए, चाहे चंद्रमा पर लेके जाइए, पृथ्वी के अंदर लेके चले जाइए, तो हमारा हर जगह वो सेम रहता है। यानी कि अगर वस्तु का द्रव्यमान 600 ग्राम पृथ्वी पे है, वो चंद्रमा पर भी जाएंगे तो उसका 600 ग्राम ही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण की मान की बात करता है, जो पृथ्वी का होता है वो 1/6 होता है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी पे 10 है तो इसका हो जाएगा 1/6। मान लीजिए पृथ्वी पे 60 किलोग्राम का कोई भार है और उसको जाकर के अगर चेक कर रहे हैं चंद्रमा पे, तो उसका भार कितना हो जाएगा, 1/6, यानी कि ये हो जाएगा 10 किलोग्राम का वहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 किलोग्राम भार है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। चंद्रमा की बात करते हैं तो वहाँ पे 1/6 होता है, तो 6 को 600 से गुणा कर देंगे, 6 से 6 काट देंगे, बचेगा कितना, 100 बचेगा। यानी जब वो पृथ्वी पे जाएगा तो उसका उस मनुष्य का जो भार होगा, ठीक, उस व्यक्ति का जो भार होगा वो कितना होगा, 600 किलोग्राम उसका भार होगा। कितना होगा, 600 किलोग्राम उसका भार होगा। प्रश्न नंबर 600 नहीं, 100 किलोग्राम उसका भार होगा। प्रश्न नंबर 27 है, ग्रह अपने परिपथ में क्यों घूमते हैं। जो ग्रह होते हैं दोस्तों अपनी परिपथ में क्यों घूमते हैं, उत्तर में लिखेंगे, ग्रह अपने परिपथ पर इसलिए घूमते हैं क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको वैसे मूव नहीं होने देते हैं और वो अपने परिपथ पर ही घूमते रहते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, यदि दो पिंड के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। मान लीजिए आपको दो पिंड दे रखा है M1, ठीक है, और एक पिंड है M2। इनके बीच की दूरी पहले R थी, अब इनकी दूरी क्या कर दी गई, आधी कर दी गई। ठीक है, R को काट करके R/2 कर दिया गया। तो उनकी जो पूछ रखा है तो उनके गुरुत्वाकर्षण कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा। तो उत्तर में लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के मध्य दूरी आधी करने पर 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात जितना ही पास आएगा वहाँ पे उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। इसलिए आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r² के बराबर होता है। फोर्स इक्वल टू आपने देखा था फार्मूला, आपने पढ़ा था, G = M1 M2 अपॉन r²। अब ये हमारा यानी कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर r का मान बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी वैल्यू घट रहेगी। r का मान कम कर रहे हैं तो हमारा जो दूरी का हम कम कर रहे हैं, यानी कि हमारी रेडियस अगर बढ़ा रही है तो हमें जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। अगर हम r का मान कम कर रहे हैं, रेडियस कम कर रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, वो क्या होगा दोस्तों, अब हमने r को क्या कर दिया, R/2 कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो 2r यहाँ पे तो r² रहेगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको उठा के ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/r हो जाएगा। अब ये कितनी हो गई, 4, पहले कितनी थी, r², पहले 1 गुनी थी, अब क्या हो गई, टोटल पूरे 4 गुने हो गए। r का कितना हो गया, 4 गुना हो गया। इसलिए ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, अगर हम पास में ले जाएंगे, उससे भी आपको अगर कॉमन सेंस लगाते हैं जो प्रश्न में, तो कोई भी वस्तु जितना ही पास में जाएगी उसमें उतना ही गुरुत्वाकर्षण अधिक रहेगा। लेकिन कितना अधिक रहेगा ये अपन डिपेंड करता है कितना उसको कर रहे हैं, दूरी को कितना घटा रहे हैं। यहाँ पे 2 आधी कर दिया तो 4 गुना हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, उस बल का नाम बताइए जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए उत्तरदायी होता है। उस बल का नाम बताइए जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों, आपको पता है दोस्तों, जो चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है, और वो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और इसमें पूछ रहा है वो जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों घूमने के लिए किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको ध्यान रखना, पृथ्वी का अभिकेंद्री बल के कारण ऐसा होता है, जो पृथ्वी का अभिकेंद्री बल होता है उसकी वजह से ऐसा होता है, अभी केंद्रीय बल के कारण ऐसा संभव है। प्रश्न नंबर 30 है, ग्रह कक्षाओं में क्यों घूमते हैं। जो ग्रह होते हैं दोस्तों वो हमारे कक्षाओं में क्या घूमते हैं, उत्तर में लिखेंगे, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा संभव है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमारे ग्रह होते हैं वो घूमते हैं। जैसे कि आपको पता है 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, अरुण और वरुण, ये आपके टोटल 8 ग्रह हैं। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे अधिक ग्रहों का बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, रिंग वाला जो ग्रह है शनि है, लाल ग्रह मंगल है। इस प्रकार से आपको पता होना ध्यान में रखेंगे। निर्देश यहाँ पर दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक
उत्तरों में सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है या पहला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है उनके बीच दूरी पर। दूसरा ऑप्शन है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। चौथा है ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पे। तो आपने देखा था फार्मूला क्या होता है, F क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस पे है, निर्भर कर रहा है उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर भी निर्भर कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर कर रहा है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन डी जो है ब्रह्मांड की उनकी स्थिति पर, इस पर निर्भर नहीं करता इसका, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सेकंड प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तीसरा है आकार पर निर्भर करता है। चौथा है घनत्व पर निर्भर करता है। तो आपको पता है दोस्तों, कोई भी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान जो होता है वो द्रव्यमान पे कभी भी निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। प्रश्न नंबर थर्ड है, स्मॉल जी का अर्थ है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी का आकर्षण बल। दूसरा है गुरुत्व। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण। चौथा है स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु के वेग में त्वरण। तो स्मॉल जी का अर्थ होता है दोस्तों स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु के वेग में त्वरण होता है। प्रश्न नंबर 4 है, विरामावस्था से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई पिंड द्वारा पहले सेकंड में गिरी गई दूरी का मान ज्ञात कीजिए। पहले सेकंड में जो दूरी उसने गिरी है उस कितना होगा उसको बताना है। स्वतंत्रता अवस्था, विरामावस्था में स्वतंत्र रूप से कोई पिंड है वो गिराया जा रहा है, तो पहले सेकंड में गिरी गई दूरी का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है जी मीटर। दूसरा है 2g मीटर। तीसरा है g/2 मीटर। या चौथा है 3g/2 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा g/2 मीटर। कितने दूरी तय करेगा, g/2 मीटर। जितना होगा g उसका आधा वो मीटर दूरी तय करेगा। प्रश्न नंबर 5 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित हुए उसका व्यास आधा हो जाए तो पृथ्वी का कितना वस्तु का भार है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बिना परिवर्तित हुए, द्रव्यमान उतना ही रहने दीजिए और उसको क्या करना है, उसका व्यास को आधा कर दीजिए। मान लीजिए पृथ्वी पहले बड़ी थी, उसको काट करके उसको छोटा बना दिया, उसका द्रव्यमान क्या होगा, व्यास उसका आधा कर दिया गया। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो आधा रह जाएगा। दूसरा है 2 गुना हो जाएगा। तीसरा है 4 गुना हो जाएगा। चौथा है अपरिवर्तनीय रहेगा। तो दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाता है। अगर आधा हम रेडियस कर देते हैं, रेडियस को आधा करते हैं तो हमारा जो बल लगता है वो कितना हो जाता है, वो वस्तु का जो बल होता है वो 4 गुना हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड स्वतंत्रतापूर्वक समान ऊंचाई से छोड़े जाएं। इन पिंडों के, पहला ऑप्शन है भूमि पर पहुंचने के समय भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा है त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। तीसरा है भूमि पर पहुंचते समय वेग भिन्न भिन्न होंगे। चौथा है पृथ्वी की ओर आकर्षण बल भिन्न भिन्न होगा। 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पिंड लेने हैं, ठीक है, उसको स्वतंत्रतापूर्वक ऊंचाई से छोड़ देना है। अब इसमें ऑप्शन आपको दे रखा था कि भूमि पर पहुंचने पर समय होगा, भिन्न भिन्न होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों भी पिंड चाहे द्रव्यमान समान हो चाहे अधिक हो, अगर उनको स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है तो समय पर ही नीचे गिरते हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण भिन्न भिन्न होंगे, ऐसा नहीं है, त्वरण भी उनका समान रहता है। पृथ्वी पर पहुँचते समय वेग भिन्न भिन्न हो जाता है, वेग भी सेम रहता है, क्योंकि वेग सेम रहेगा तभी तो समान समय में नीचे पहुँचेंगे। पृथ्वी की ओर आकर्षण बल भिन्न भिन्न होंगे। तो जो पृथ्वी का आकर्षण बल होगा, सही बात, ये भी भिन्न भिन्न हो सकता है। पिंड के लिए अलग हो सकता है, छोटे वाले के लिए, और बड़े वाले के लिए अलग हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पृथ्वी की ओर आकर्षण बल जो होगा भिन्न भिन्न होगा। प्रश्न नंबर 7 है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करता है, कैपिटल जी की बात कर रहा है, तो इसका होता है न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, किसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम लिखा है, किलोग्राम स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसमें किसी में नहीं लिखा है तो अपने आप से सही कर लीजिएगा, इसको प्रति बना लीजिएगा। न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर कोई नहीं है तो लिख लीजिएगा न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 8 है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का आकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का आकर्षण बल होगा। पहला ऑप्शन है F/181, दूसरा है F, तीसरा है 9F, चौथा है 81F। आकर्षण बल तो पृथ्वी पर चंद्रमा का आकर्षण बल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, यानी कि जो F होगा F के बराबर होगा। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर होगा। द्रव्यमान दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता है, तो जितना द्रव्यमान रहेगा यहाँ पे पृथ्वी का व्यक्ति का तो नीचे उतना ही ऊपर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 60 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान नहीं चेंज होगा, भार पूछता तो भार चेंज हो जाता। प्रश्न नंबर 10 है किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होता है? तो आपको पता है 1/6 हो जाता है वो चंद्रमा पर, तो 6 से काट देंगे, 6 6 36, कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम आंसर। तो 6 किलोग्राम किसमें दे रखा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 किसी पत्थर को एक भवन की छत से छोड़ा गया, वह 2 सेकंड में पृथ्वी पर पहुँचता है, भवन की ऊंचाई होगी। पहला ऑप्शन है 9.8 मीटर, दूसरा है 9.6 मीटर, तीसरा है 4.9 मीटर या चौथा है 39.2 मीटर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 19.6 मीटर। कितना होगा दोस्तों? 19.6 मीटर उसकी ऊंचाई होगी। 2 सेकंड के लिए जो छोड़ा गया, ठीक है। फार्मूला कहता है mgh। द्रव्यमान नहीं दे रखा है किसी वस्तु का, मान लीजिए 1 किलोग्राम है, ऊंचाई 2 सेकंड में, इसको टी में चेंज करना है, फार्मूला लगाना है, उसके माध्यम से सॉल्व करना है, उसका आ जाएगा 19.6 वाला। प्रश्न नंबर 12 स्वतंत्रपूर्वक गिराई गई वस्तु द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होती है किसके? टी के या √t के या t² के या t/2 के समानुपाती होती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा t² के समानुपाती है, समय के समानुपाती होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी। प्रश्न नंबर 13 है किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उसका पृथ्वी पर भार होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उसका पृथ्वी पर भार होगा। भार की बात करता है तो W = क्या होता है? m × g। g का मान दे रखा है दोस्तों, कितना है? ये 10 है और ये मान लीजिए 9.8 है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन आ जाएगा। 98 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यानी 13 का डी इज़ द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी पे आप सही का निशान लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 14 है पृथ्वी के केंद्र से 12,000 किलोमीटर की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा। पृथ्वी के केंद्र से आपको 12,800 किलोमीटर की दूरी पे जाना है और वहाँ पे बताना है जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/2 हो जाएगा, या पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जी का त्वरण का मान 1/4 हो जाएगा, या समान रहेगा, या पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का दुगना हो जाएगा। तो इसका 20 द राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाता है। दूरी अगर कम होती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता है, दूरी बढ़ती है तो उसका मान घटेगा। तो यहाँ पे 4 गुना बढ़ता था, उसमें पास में आता था, और यहाँ पे अगर हम जी का मान दूरी पे जाते हैं तो हमको क्या होता है कि वो 1/4 गुना हो जाता है, यानी 20 द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 है पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से गिरने वाला पत्थर पहला ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, पृथ्वी को आकर्षित करता है। दूसरा पृथ्वी तथा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। एक पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से कोई पत्थर छोड़ दीजिए तो क्या होगा? पृथ्वी के नीचे गिरेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, इसकी वजह से गिर रहा है, या बोल रहा है कि पृथ्वी को आकर्षित करता है, मतलब कि वो पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, इसकी वजह से गिर रहा है, या पूछ रहा है कि पृथ्वी तथा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या जो इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी गलत हैं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा पत्थर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान में रखेंगे, दोनों आकर्षण बल दोनों में होता है, दोनों पिंड होते हैं, दोनों में आकर्षण बल होता है। M1 M2 कोई भी पिंड हमारा पृथ्वी हो सकता है, छोटा पत्थर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी का ही गुरुत्वाकर्षण बल माना जाएगा, यहाँ पे दोनों का माना जाएगा, वस्तु का भी माना जा रहा है और पृथ्वी का भी माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 16 है दो वस्तुओं के मध्य की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा। दो वस्तुओं के मध्य की जो दूरी है दोस्तों अब बढ़ा दी गई। हमने माना कोई वस्तु था
M1 था और M2 था। अब इनकी बीच की दूरी पहले थी r थी, अब 2r कर दिया गया। अब बोला गया इसकी जो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वो कितना हो जाएगा। पहला 1/4 हो जाएगा, दूसरा है आधा आ जाएगा, तीसरा है दुगना हो जाएगा, चौथा है प्रभावित नहीं होगा। तो दोस्तों ये इस द राइट आंसर हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। वहाँ पे अगर कम कर रहे थे तो चौगुना हो जाता था, और यहाँ पे अगर बढ़ा रहे हैं दूरी को तो वहाँ पे क्या होगा, 1/4 रह जाएगी। प्रश्न नंबर 17 है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, पहला ऑप्शन है पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर समान होता है, दूसरा है सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होता है, तीसरा है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, या उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो पृथ्वी का गुरुत्वीकरण g होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ध्रुव पे कुछ अलग रहेगा, ऊंचाई पे जाएंगे कुछ अलग रहेगा, पृथ्वी के केंद्र में पहुंचेंगे कुछ अलग रहेगा। ठीक, हर जगह पे इसका मान अलग आपको चेंज देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 18 है, गुरुत्वीय स्थिरांक जो कैपिटल G होता है का मान पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर असमान होता है। पहला ऑप्शन असमान, सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, या उपयुक्त सभी कथन असत्य। ये भी गलत आपका है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सभी ग्रहों उपग्रहों पर समान है, क्योंकि यह सार्वत्रिक नियतांक माना गया है। अब कहीं पर भी जाइए, कैपिटल G का मान 6.67 है, 6.673 इंटू 10⁻11 इन न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम अगर है तो पृथ्वी पे चले जाइए, चंद्रमा पे चले जाइए, किसी भी ग्रह पे चले जाइए, उसका मान हर जगह सार्वत्रिक नियतांक माना गया है। इतना ही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 है, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, गलत है। दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, गलत है। तीसरा है न्यूटन स्क्वायर मीटर प्रति किलोग्राम, ये भी गलत है। चौथा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, ये आपका बिल्कुल सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 19 का। प्रश्न नंबर 20 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान व अर्धव्यास दोनों आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान और अर्धव्यास दोनों को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, दूसरा है 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, तीसरा है 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, चौथा है 29.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान और अर्धव्यास दोनों आधा कर देते हैं तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है वो होता है 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रह जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।